नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में हर रोज नीतीश कुमार की सरकार में हो रही गुंडागर्दी का एक नया नमूना पेश होता है। अब खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि पहले उन्होंने खनन विभाग के अफसर को जिंदा जलाने की कोशिश की, फिर एक दरोगा को चलती गाड़ी से फेंक दिया। इतना ही नहीं, रेत माफिया डिप्टी कलेक्टर के काफिले पर भी हमला कर चुके हैं। और अब एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसके तहत खनन पदाधिकारी पर दर्जनों की संख्या में हमला कर दिया गया और उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महिला अधिकारी आम्या कुमारी गिरते पड़ते जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन बालू माफियाओं ने उन्हें घसीट कर पीटा। हैरानी की बात तो यह है कि दिन दहाड़े सरकारी अधिकारी और महिला खनन निरीक्षक की पिटाई के बाद जब सरकार पर सवाल उठने लगे तब पुलिस एक्शन में आई और मामले में कार्रवाई की गई। लेकिन नीतीश के सुशासन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बिहार की सरकार और प्रशासन इस हद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं कि एक महिला अधिकारी के साथ ऐसी बदसलूकी होती है और पुलिस केवल तमाशा देखती है। सुशासन का सच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजीव जी, एक महिला अधिकारी के साथ दिन दहाड़े सड़क पर इतनी बदसलूकी होती है और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। जब सरकार पर सवाल खड़े होते हैं तब जाकर मामले में एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। क्या ये कोई शर्मनाक बात नहीं है सरकार के लिए? बिल्कुल शर्मनाक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो रेत खनन का कारोबार बिहार में चल रहा है वो दूसरा बड़ा कारोबार है जो सरकार के लिए पैसे फंडिंग इकट्ठा करती है। पहला बड़ा कारोबार जब से शराब पर प्रतिबंध लगा तब से इलीगल लिक्कर सप्लाई है, स्मगलिंग है, शराब का कारोबार है जो गैर कानूनी से तरीके से चल रहा है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी के नेताओं को मिल रहे हैं और इनके जो पार्टी है उसमें भी फंड दिया जा रहा है। ये बड़े बड़े शराब कारोबारी हैं जो छोटे स्तर पर प्यादे रखे हुए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारोबार अवैध तरीके से है जिसको सरकार का संरक्षण मिलता है वो है रेत खनन का कारोबार। क्योंकि सरकार के संरक्षण की बात बाद में करेंगे, पहले ये बात जो आपने उठाई कि पुलिस तमाशबीन होकर क्यों देखती रही, क्योंकि रेत खनन कारोबार में हर पुलिस थाना इन्वॉल्व है, वहां का पुलिस इन्वॉल्व है, वो उसके सहारे से ही ये रेत खनन का अवैध कारोबार होता है और बालू माफिया वहां पर इन्हीं थानों में पैसे देकर वहां पर अवैध तरीके से बालू की रेत की सप्लाई करते हैं। जो तरीका है इन लोगों के कोऑर्डिनेशन का, उसको अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो वो खनन विभाग से दिक्कत होती है, क्योंकि खनन विभाग जो है उसका कमीशन फिक्स नहीं है। जब रेत का अवैध तरीके से कारोबार चलता है तो उसमें खनन विभाग की एंट्री बीच बीच में होती रहती है। ये पर्यावरण विभाग की भी परेशानियां हैं और खनन विभाग के अधिकारी जो कि थाने के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, ये कभी कभी छापेमारी करते हैं, इन लोगों को पुलिस से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस के पास तो पहले से ही पैसा पहुंचा हुआ है और जितने ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते हैं वहां से थाने के आसपास से, वो हर जगह से हर ट्रॉली पर इन लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। अब इतना बड़ा कारोबार क्या सिर्फ पुलिस, जो लोकल पुलिस है, उसी की मिलीभगत से चल रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो कानून के इम्प्लीमेंटेशन और कानून बनाने का तरीका है उस तरीके के ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ थाना का काम नहीं है, पुलिस स्टेशन का काम नहीं है, ये ऊपर तक नीतीश कुमार की सरकार की मिलीभगत है। क्योंकि कई ऐसी नदियां बिहार में है उसमें टेंडर नहीं लाया जाता है। अब जब टेंडर नहीं डाले जाएंगे और उस पर रोक लगाए जाएंगे तो वैसे समय में होगा क्या, जब टेंडर नहीं होंगे तो उस समय बालू का वहां पर कारोबार अवैध तरीके से होंगे, सरकार को नुकसान होगा और माफियाओं को फायदा होगा। अब माफियाओं को फायदा उठाने के लिए जब सरकार उन जगहों पर ठेकेदारी ही, टेंडर ही नहीं निकालेगी कि ताकि यहां के जो बालू माफिया हैं, ये करोड़ों के जो सरकार को फायदा होने वाला था वो करोड़ों विधायकों को, सांसदों को और वहां पर जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसके नेताओं को जब यह फायदा पहुंचा रहा है तो सरकार को रेवेन्यू में जो
डिफिसिट हो रही है, घाटा हो रहा है, उसको ये लोग बर्दाश्त करते हैं। और यही जो पूरा नेक्सस है, इसी का परिणाम यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि खनन विभाग के अधिकारियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। राजीव जी, जब आप कह रहे हैं कि सरकार का ही खनन माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ है, पुलिस की भी मिली भगत होती है, तो ये सरकारी अधिकारी फिर कार्रवाई करने पहुंचते क्यों हैं? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। अगर सरकार की मिली भगत है, सरकार संरक्षण दे रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार हर विभाग को मैनेज करेगी। अपना अपना अधिकार, अपना अपना काम होता है हर विभाग का। जो खनन विभाग है उसको भी ये दिखाना होता है कि हमने इतने लोगों को पकड़ा, यहां पर इतने ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, इसके ऊपर फाइन किए। क्योंकि सरकार की मिलीभगत होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो और दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं हो। जैसे शराब के कारोबार की बात है, शराब का जो अवैध कारोबार बिहार में चल रहा है, उसमें भी हर 10 दिन 5 दिन में ये खबर आएगी कि कुछ पुलिस में स्टेशन ने, कुछ पुलिस वालों ने, एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक छापेमारी की, उसमें 100, 200, 500 बोतल शराब पकड़े गए। कभी कभी ट्रक पकड़ा जाता है और उस पूरे के पूरे ट्रक में यह दिखाया जाता है कि 500 बोतल थे, उसमें से 200, 400, 500 बोतल नष्ट किए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो उसमें हजारों बोतल शराब और थे, उसका गलत तरीके से यहां से वहां भेजा जाता है, स्मगलिंग की जाती है। यानी कि एक होता है दिखाने के लिए हाथी का दांत, एक होता है खाने के लिए दांत। तो ये दिखाने वाले दांत हैं, उसमें इन अधिकारियों को भेजा जाता है इन लोगों के ऊपर छापेमारी करने के लिए। और खाने वाले जो दांत हैं वो पुलिस प्रशासन से होता हुआ, डीएम से होता हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होता हुआ, ये अधिकारियों से सरकार के उन नेताओं पर पहुंचते हैं और पार्टी को फंडिंग मिलती है। तो ये पूरा का पूरा जो दो बड़ा माफियागिरी चल रहा है, रेत माफिया और शराब माफिया, वहां वो सारे के सारे इन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के संरक्षण में चल रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? जैसे ये घटना घटी है, अब इस घटने के बाद क्या कोई खनन विभाग का अधिकारी हिम्मत जुटा पाएगा कि उस पूरे क्षेत्र में कभी भी वो छापेमारी करे? पुलिस का समर्थन नहीं है। अगर पुलिस का समर्थन नहीं होगा तो ये 2-4 कांस्टेबल लेके इन माफियाओं के साथ कैसे लड़ेंगे? इसी बात पर मैं आना चाह रही थी राजीव जी। हाल की घटनाओं को अगर देखा जाए तो डिप्टी कलेक्टर के काफिले पर हमला किया गया, मजिस्ट्रेट को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, एक इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। खनन माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। हाल में हमने देखा था कि शराब का जो जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, उस पर भी सरकार की ओर से कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। तो जब सरकारी अधिकारी ही पुलिस के होते हुए, सरकार के होते हुए सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आम जनता की सुरक्षा तो है ही नहीं। आम जनता अपनी सुरक्षा सिर्फ अपने खुद से कर रही है, क्योंकि वहां पर अब शासन व्यवस्था बिल्कुल विफल हो चुकी है। अगर पिछले दिनों रामनवमी के समय में जो हिंसा हुई उसको देख सकते हैं। इसमें स्मगलिंग, जो माफियाओं का कारोबार है, रेत का कारोबार, तो बिहार के लिए एक बड़ा कारोबार है, क्योंकि झारखंड बनने के बाद दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे झारखंड में चले गए और बिहार में माना जाता है कि ये रेत, जो बालू कहा जाता है, बालू का कारोबार ही बच गया। बालू से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उस रेत माफियाओं के चक्कर में नीतीश कुमार की सरकार ने इतने सारे छोटी मोटी नदियों के टेंडर को अटका के रखा है कि 6-6 महीना तक वहां पर बालू निकालने का परमिशन ही नहीं है। रेत नहीं निकलेगा तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होगा? लेकिन रेत नहीं निकलने का सवाल नहीं है, रेत निकलेगा, लेकिन सरकारी प्रोसीजर से नहीं निकलेगा, बल्कि गलत तरीके से निकलेगा। रात में अंधेरे में कारोबार होगा और उसका पैसा सरकार तक पहुंचेगी। तो ये पूरा का पूरा जो माफियाओं का संरक्षण है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी का है। लोकल विधायक हों, सांसद हों, या फिर वहां पर इनके प्रदेश और जिला स्तरीय नेता हों, ये सारे उस कारोबार में शामिल हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो अभी सरकार है वो ऐसा एक्शन ले ही नहीं सकती जिससे कि इन माफियाओं को तकलीफ हो। ये छोटी मोटी कार्रवाई करके, जैसे इसी मामले में है, 30-40 लोगों के ऊपर एफआईआर होगा, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि
इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे कि यही लोग हैं जो उन लोगों को, अधिकारियों को दौड़ाकर पीट रहे थे। कोई गवाह नहीं मिलेगा। पुलिस चार्जशीट में इन लोगों का नाम खत्म हो जाएगा और फिर से ये लोग वही काम करना शुरू कर देंगे। तो अब ऐसी घटनाओं से निजात पाने के लिए क्या हल है? क्योंकि जो बालू की स्मगलिंग होती है उससे तो आप बता रहे हैं सीधे तौर पर पैसा जो होता है सरकार के पास जाता है। जब सरकार को ही फायदा होगा तो सरकार इस मामले में क्यों कार्रवाई करेगी? और कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसका क्या हल निकाला जाएगा जिससे सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई ले सके, आम जनता जो है वो भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके? देखिए, इसका समाधान तो एक ही है और वो समाधान है कि सरकार को गिराया जाए, खत्म किया जाए। ये वहां के जनता सोचे कि किस तरीके के नेताओं के हाथ में हमने अपने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। अगर करप्शन वहां पर जड़ तक पनपा हुआ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी जब से फिर से आई है, ये कारोबार और तेजी से बढ़ा है, तो सरकार के खिलाफ जनता आवाज उठाएगी। इनका तो एक ही हल है कि सरकार खत्म हो और सरकार तो लोकतंत्र में चुनाव से ही खत्म होगी। इसलिए जरूरी यह है कि जब चुनाव नजदीक है, अब लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को यह सोचना चाहिए कि हमने अपनी बागडोर किन लोगों के हाथों में दे दी है, जिसके सरकार के समय में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस इंस्पेक्टर और ये बड़े बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी? जी बिल्कुल। इस घटना के बाद साबित हो रहा है कि बिहार में पुलिस का इकबाल कम हो रहा है। अपराधी खासकर बालू माफिया बेखौफ हैं। बालू माफियाओं की गुंडागर्दी की ये तस्वीर पहली नहीं है। बिहार में खनन माफियाओं के हौसले तो इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने खनन विभाग के अफसर को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, मजिस्ट्रेट को पीटा तो एक दरोगा को चलती गाड़ी से फेंक दिया था। इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश सरकार आंख बंद कर सो रही है। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर नीतीश के सुशासन की हवा निकल जाती है, जिससे एक बात साफ है कि बिहार में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद करने में नीतीश कुमार की सरकार का ही हाथ है, जिसका बड़ा खामियाजा अब उन्हें उठाना पड़ सकता है। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।